प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में आज आखिरी दिन है। मेरे को 3 प्रिपरेशन बची हैं, तीनों आज करानी है। तो अब तक आप लोग थोड़ा सा इस हिसाब से सेट भी हो गए होंगे कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट थोड़ा रूटीन में आना शुरू हो गया होगा। तो आज मैं ये ले सकती हूँ तीनों चीजें एक साथ। ये जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, एक लाइन में अगर मैं रिवाइज करूं कि क्या था, ये मेरे पास है। अगर मैं कोई भी हेलोजन, इट कैन बी Br2, इट कैन बी Cl2, राइट। कोई भी हेलोजन अगर मैं डबल बॉन्ड पे अटैक कराती हूँ, डबल बॉन्ड एक अच्छा या मैं कहूं पोटेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा Br2 को हेट्रोलिटिक फिशन के लिए, कि दोनों Br आप बराबर बंटवारा नहीं कर सकते। एक Br मेरे को पॉजिटिव चाहिए, जो वो Br पॉजिटिव आपने देखा हेलोनियम आयन साइक्लिक एक इंटरमीडिएट बनता है हेलोनियम आयन, और हेलोनियम आयन बनेगा। उसके बाद जो एक और Br जो बचा पड़ा है Br नेगेटिव के तौर पे, वो आएगा और उल्टी साइड से जुड़ जाएगा। ये जो उल्टी साइड मैं बोल रही हूँ या एंटी एडिशन, सो एंटी एडिशन के लिए आई एम स्टिल वेटिंग कि मेरी क्लास का आज के पार्ट में क्या रिस्पॉन्स है। मेरे पास इस पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एक बात पता लग गई कि एल्कीन ले आओ, एडिशन कर दो हेलोजन का, तो मेरे को एल्काइल हैलाइड, वो भी डाई हेलो मिल जाता है, विसिनल वाला मुझे मिल सकता है। उसकी ये दो चीजें मेरे को ध्यान रखनी है कि ये एक टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और ये एडिशन जो है एंटी एडिशन है। एंटी एडिशन अभी जो भी आपको देख के समझ में आ रहा है आप उसको समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में डिटेल में पकड़ूंगी। तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, जहां से आपको ध्यान देना शुरू करना या आपसे गलतियां होंगी, तो वो गलतियों वाला पार्ट क्या शुरू होता है। मान लो मैंने Br2 के साथ या Cl2 के साथ, किसी एक के साथ, अभी तक मैं क्या यूज कर रही थी, CCl4। CCl4 की क्या खास बात थी, नॉन पोलर, ना उससे कोई कैटायन बनना है, ना उससे कोई एनायन बनना है, उससे कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनने की गुंजाइश ही नहीं है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि वाई वी यूज CCl4, लेकिन व्हाट इफ वी डू नॉट यूज CCl4, इन प्लेस ऑफ दैट वी यूज H2O, ये बोर्ड का नहीं है। तो दोनों चीजें ओवरलैप सी होती हैं मेरे पास। तो वाई, ये वाला फैन अगर ऑफ कर सको, अब ये भी एसी चल गया, हो जाएगी कूलिंग, ठीक है। वाई वी यूज CCl4। तो अब आप समझिए CCl4 क्यों लिया, अगर मेरे पास बोर्ड में आया ये क्वेश्चन, क्योंकि CCl4 जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या है, नॉन, मेरे साथ साथ लिखेंगे अब आप, ठीक है। CCl4 नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट का फायदा क्या है, इट डू नॉट प्रोड्यूस, इट डू नॉट प्रोड्यूस अनदर न्यूक्लियोफाइल, अनदर इलेक्ट्रोफाइल, जो भी कह लीजिए, वैसे न्यूक्लियोफाइल लिखना बेटर है, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इट डू नॉट प्रोड्यूसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल सो एज टू, so as to नहीं जमेगा, sorry, it do not produce another nucleophile and reaction is unhindered, undisturbed। रिएक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे चलना चाहिए चलता रहेगा। अब आप ये कह के बोर्ड के लिए तो छोड़ दिया आपने, ये इंटरफेयर नहीं कर पाएगा CCl4। कैसे करता इंटरफेयर, ये आ जाता है मेरे पास अगली बात जो एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करती, कि अगर मैं CCl4 ना लेती, ठीक है जी, CCl4 इसलिए लिया कि अपना खुद का कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अभी तक तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा न्यूक्लियोफाइल का यूज कहां है। तो मैं आपकी अटेंशन थोड़ी इधर दोबारा लूंगी, जो लास्ट क्लास का मैकेनिज्म मैंने लिखवाया था, है तो सही। अगले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल घुस के आ रहा है ना, राइट। अगर इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाता सॉल्वेंट की वजह से, दोनों में रेस लगती। अब तो आप प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करके आए हुए हो, दो कैटायन में रेस लगती है, तो फिर तो मामला बदल जाता है। तो अगर दूसरे स्टेप में इसको एक और न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट का मिल गया, तो ये तो चॉइस में आ गया, पता नहीं वो किसको पसंद करे और किसको ले, कौन जल्दी पहुंचे। तो एक और न्यूक्लियोफाइल का आना इज डिस्टर्बिंग। तो यहां पर एनसीईआरटी ने तो क्लोज कर दी बात, लेकिन यहीं से मेरा क्वेश्चन नीट का या जेई का तो मेरा यहीं से शुरू होता है। आप भर भर के देख लीजिए, क्वेश्चन 4 में से एक ऑप्शन मिलेगा, इनमें से किस में ये नहीं बन सकता। तो अगर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मैं Br2 के साथ वाटर ले लूं, तो इससे विसिनल डायब्रोमो नहीं बन सकता। विसिनल डायब्रोमो बनाने के लिए मेरे को Br2 के साथ क्या लेना मजबूरी है, CCl4।
कि चुपचाप एक Br इधर लगे, एक इधर लगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई नया न्यूक्लियोफाइल नहीं, कोई नया इलेक्ट्रोफाइल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इफ व्हाट हैपन इफ अनदर अब आपको समझ में आ गया सॉल्वेंट का रोल क्या है। अगर आप CCl4 बेंजीन कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, ये टेस्ट कामयाब है, आपको ब्राउन कलर भी डिसअपियर हो जाएगा और आपको डाइब्रोमो मिल जाएगा। लेकिन व्हाट इफ मैं कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लूं, कुछ और इस्तेमाल कर लूं, यानी कि अभी मैं यहां हूं, उससे पहले आपकी कॉपी में ये चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके साथ करने के लिए, ताकि आप मेरे साथ साथ नोट कर पाए, मेरे को अब ये करना पड़ेगा। व्हाट इफ दिस, आप इसमें अगर ये प्रोडक्ट लिखते हो कि इसमें ये बनेगा जी, एक साइड Br एक साइड Br, ये शायद 10-12% बनेगा, गलत तो नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। वन ऑफ द प्रोडक्ट ये है, पॉसिबिलिटी है, बट एक और प्रोडक्ट बनेगा जो आप भूल जाते हैं या दिखता नहीं या समझ नहीं आ पाता अगर हम इसको ना डिटेल में पढ़े। एक साइड OH, कहां से क्या भाई, वाटर का भी तो OH नेगेटिव होगा, वो तो पोलर सॉल्वेंट है। तो जब आपने पहले स्टेप में तो वही होगा, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, पहले स्टेप में कोई फर्क नहीं है, शुरुआत तो हेलोनियम आयन से ही होनी है, इसका मैकेनिज्म ही वही है, इसकी मजबूरी है, इसको तो इलेक्ट्रोफाइल हेलोनियम से हेलोजन से चाहिए, उससे वो साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा, वहां तक ठीक है। जैसे ही आपका हेलोनियम आयन बना, तो अगर आपको ब्रोमीन विद वाटर कहें तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे, और आप लोग मेरे को बताने की सिचुएशन में होंगे फिर कि भाई दो प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता मेजर माइनर कौन सा, बट दिस इज नॉट सिंगल हैंडेडली फॉर्म्ड। यहां मेजर माइनर का अभी स्ट्रेस मत लेना, लेकिन दो बनेंगे, अभी इतना ही पकड़ेंगे, मेजर कौन सा माइनर कौन सा वो भी एक दो दिन में आपके सामने ले आएंगे। लेकिन अभी ये बात मान के चलिए कि दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज बीइंग फॉर्म्ड हियर। तो अब क्या क्या दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो अब मैदान में आते हैं कि अगर आप Br2 और Cl2 के साथ वाटर दे दो, फिर तो बात खुल गई, अल्कोहल दे दो, वो भी पोलर है, फिर तो मेरे पास आ गया ऑप्शन। अब मैं वो सारे ऑप्शन जो आज तक मुझे मिले हैं किसी भी क्वेश्चन, मैंने सारे एक साथ कर दिए। तो वो क्या ऑप्शन है, आपका ब्रोमोनियम आयन तो इंटरमीडिएट बना, अगर आपने कोई वाटर शॉटर नहीं लिया, कोई अल्कोहल नहीं लिया, सिर्फ आपने CCl4 ले रखा है, तो एक ही न्यूक्लियोफाइल है, नो कंपटीशन, ये एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा और एक कार्बन पर ये Br, आदत रखिएगा नीचे बनाने की, एंटी बनाने की, एक दूसरे के ऑपोजिट बनाने की, इससे याद रहेगा कि हाँ, अगर आप दोनों सेम साइड बनाए तो आपको कुछ होना चाहिए कि यार ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, ये तो ऊपर नीचे ही बनते हैं। अब अगर मान लो कुछ भी करके मैंने दूसरा न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव दिया होता, अब ये हेडेक मत लेना Cl नेगेटिव कहां से आया, आया कहीं से भी आया, नॉट योर जॉब, कि मैं कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लाके दे रही हूं जिससे न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव रिलीज होता है। मैंने NaCl दे दिया, आपको मिलेगा DPP में क्वेश्चन, मैंने NaCl दे दिया साथ में, तो NaCl अगर मैंने दे दिया तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहेगा Br नेगेटिव की जगह मैं भी आ सकता हूं। तो सेकंड वाले इस Cl नेगेटिव में एक और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बनाइए अपनी कॉपी में, एक साइड Br एक साइड Cl, आप ही लोग बनाएंगे, मैं नहीं बना रही, PDF में भी आप ही बनाएंगे इसको। दूसरा आप देखिए, और इस पे गलती के चांस बनने शुरू हो जाएंगे बच्चों, ये अल्कोहल के ये OH नेगेटिव तो मैंने करा ही दिया, कहां से आ रहा है OH नेगेटिव, किसी को जरा भी लगे कि मेरे को नहीं याद हो रहा, मैम ने अभी बोल दिया और मेरे से एक्सपेक्ट किया कि याद करो, ब्रैकेट में लिख लो, यही आपका अपनी भाषा होगी कॉपी में कि आप NaCl लिए बैठे थे साथ में, तो Cl नेगेटिव आ गया उससे। OH नेगेटिव कहां से आया, आप लिख लो भाई, वाटर ले लिया होगा सॉल्वेंट, आ गया OH नेगेटिव मैदान में, और OCH3 कहां से आया होगा, अल्कोहल ले लिया होगा, मीथेनॉल, वो आ गया। I नेगेटिव कहां से आया, शायद HI ले लिया आपने, KI ले लिया, NaI ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो न्यूक्लियोफिल जो भी मेरे पास यहाँ है, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी आपको अंदाजा थोड़ा सा हो तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। इसका एडिशनल प्रोडक्ट आप लिखेंगे, एक प्रोडक्ट बच्चों ये है, रेदर ये मत ही लिखो, आपको मैं कह रही कि दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपने बता दिया कौन सा, तो एक साइड Br एक साइड OH, एक साइड Br एक साइड Cl, एक साइड Br एक साइड OCH3, एक साइड Br एक साइड I नेगेटिव, सब में डाई ब्रोमो बनेगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट आ गया सबके पास। अब मेरे पास ये पता चल गया मुझको, मैं आपको ब्रोमीन विद वाटर दूं तो आप प्रोडक्ट दे दोगे दोनों,
दोनों, और अकेला ब्रोमीन विद CCl4 दूं तो अभी तो आज तो हमारी गिनती में एक ही प्रोडक्ट है, जिस दिन हम एंटी एलिमिनेशन को छेड़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री छेड़ेंगे, सिस ट्रांस आएगा, डेक्स्ट्रोलीवो आएगा, उस दिन हमारा जवाब बदलेगा। तो अभी के लिए बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैं मानती हूँ कि अब आप सबको ये आ गया, एल्काइल हैलाइड बनाने के तरीके खत्म करने हैं। तो सेकंड मेथड मेरे पास आया, तो आपको कोई पन्ना उसके लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास है ये मेरे हैंड रिटन नोट्स, पूरे 2 साल की ऑर्गेनिक के लिए जितना भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो मैंने अपने पेन से, ये कोई भी टाइपिस्ट टाइप करके देने को तैयार नहीं कि शेप्स हमसे बनती नहीं है, राइट। तो ये जो भी है इसका PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऐप पे। तो ये पूरे 2 साल की ऑर्गेनिक में जितना भी स्टीरियोकेमिस्ट्री है मैंने इन 10 पन्नों में सारे केसेस समरी डाल के रखे हुए हैं, वो सारे, बट मैं यहां कराऊंगी, आपको इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। तो अब मेरे को बताइए दूसरा मेथड क्या है। अभी हम हाइड्रोकार्बन से बनाने चल रहे थे, एल्कीन से पहला मेथड हो गया हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इफ H2O, बात अलग है। एक और तरीका आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर मैं एडिशन करने चलूं इसका HX का, H माने हाइड्रोजन, X माने हेलोजन, तो क्या मैं उसको कह सकती हूं हाइड्रो हेलोजिनेशन, राइट। इससे पहले मैंने क्या कहा, हेलोजिनेशन। बातों बातों में मैंने एक और चीज बोल दी, हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो उसी हिसाब से एडिशन ऑफ 1 हेलोजन एंड 1 हाइड्रोजन इज हाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी अब हम क्या करने वाले हैं, डबल बॉन्ड पे कोई भी हेलोजन एसिड दे दीजिए, HCl दे दो, HBr दे दो, HI दे दो, HF दे दो, ऑल आर अलाउड हेयर। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं सोचना कि HF यूज नहीं करना, इट इज नॉट F2 जो यूज नहीं कर सकते, जो एक्सप्लोड हो जाएगी। तो कोई भी हेलोजन एसिड दे दीजिए, यू विल गेट 1 प्लेस H एंड अदर प्लेस Br। डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे H जाएगा, एक कार्बन पे Br जाएगा। तो जिसने सिर्फ इतना ही सुना और समझा, एक पे H लगा दो, एक पे Br लगा दो, उसके 99 नहीं 100% क्वेश्चन गलत होंगे कि ये सिर्फ इतना नहीं है, ये सिर्फ वैसे बताया जा रहा है। अब ये क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ आपका अगेन आपको देख के पता चल जाएगा कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर का असली हिस्सा तो यही था, मार्कोनिको वेंटी मार्कोनिको, बहुत बड़ा। लास्ट क्लास में मैंने वो फ्री रेडिकल वाला कर लिया था, हेलोजिनेशन वाला, जिसमें आपने देखा एक एक H सब्स्टिट्यूट होता गया। आज हम ये कर लेंगे, इसके बाद देखना हाइड्रोकार्बन के पन्ने कितने बचे हैं आपके करने लायक। तो अब मैं आती हूं इसका मैकेनिज्म। पिछली क्लास में जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ा था, लेट्स रिवाइज, वो क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक फ्री रेडिकल बनता था, ठीक है, वो H न्यू की वजह से बनता था। तो H न्यू की वजह से Cl रेडिकल आया और उसने एक एक H को सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। अब मैं तो किसकी बात कर रही हूँ, एल्केन तो ले नहीं रही, मैं ले रही हूँ एल्कीन। एल्कीन मतलब पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन, यानी अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को किसकी तरफ डेस्पिरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। वो तो सामने से कहेगा अगर अटैक करना है, मेरे पास आना भी है, तो बी अ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टार्ट कहां से होगा ये, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल से, पिछले में भी इलेक्ट्रोफाइल से स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड पे एडिशन के अलावा कुछ हो नहीं सकता, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की ये बात। तो अब के एडिशन करने कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे। अब आप तीसरे चैप्टर में जब जाएंगे ना, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, कीटोन, कि कीटोन में आने वाला न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक, वाई इन एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, जबकि दोनों सेम से ही है, सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो वहां देखेंगे, लेकिन वहां आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा, एल्कीन का तो तुम जानते ही हो कि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक इनिशिएट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल फटक नहीं सकता, इसके पास आए सही रिपेल हो जाएगा। तो HBr को देखते ही पता है मेरे को अटैक करना है, तो मेरे को क्या बनाना है, एक तो बनाना है मेरे को इलेक्ट्रोफाइल। अरमान सीधे ही बैठना है, थके हुए हो जा सकते हो, ना ना बिल्कुल नहीं, कोई जवाब भी नहीं चाहिए, ठीक है। H+ और Br नेगेटिव, ये बड़ा ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, H तो वैसे ही खुश है, ले लो। तो यहां पर मेरे पास H+ और Br नेगेटिव बने, इसकी तरफ कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, पिछले में Br गया था, Br पॉजिटिव बन के गया था, यहां पर H पॉजिटिव गया, जाते ही H पॉजिटिव को क्या लगता है, ये पाई बॉन्ड दे दो पूरा, H पॉजिटिव, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, बन तो गया, मैं अनस्टेबल हूं, दे दो। तो ये कहता ले लो भाई,
किसी भी एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाता हूं मैं, पाई बॉन्ड जिस, बस यही पकड़ लो एक चीज, मेरी क्लास का आधा घंटा बच जाएगा, हर क्वेश्चन में मैं इसी पे अटकी रहूंगी। जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड गया उस पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। उसी पर H+ लटक जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना इज द की ऑफ टुडेज क्लास। बोथ ऑफ द रिएक्शंस में इसी को देखेंगे हम, नॉट एग्जैक्टली इसी को देखेंगे, इसी के आसपास चलेंगे। तो यहां पर बहुत ही स्लो स्पीड से H+ जाता है, पाई बॉन्ड मूव करता है और उसकी वजह से मेरे को क्या मिलता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगेन क्या हो गया? प्लेनर। कार्बोकेटाइन इज अ प्लेनर स्पीशीज। आने वाली चीज क्या होगी इस चैप्टर में, अगले में, उससे अगले में, 90% रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा हम एक ही चीज देखेंगे, या ऊपर से लग जाएगा या नीचे से लग जाएगा। तभी मेरा स्टीरियोकेमिस्ट्री और एनाइंशियोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। भाई ऊपर से लगेगा तो डेक्स्ट्रो या नीचे से लगेगा तो लीवर और वाइस वर्सा। तो पहली चीज मेरे को समझ आ गई भाई, फर्स्ट स्टेप में एक निहायत अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बोकेटाइन। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, बहुत जल्दी अपने आसपास ढूंढेगा कोई न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव चार्ज नीड्स नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इसने ढूंढा मिल गया न्यूक्लियोफाइल, और ये बहुत फास्ट होता है, बॉन्ड टूट रहा है वहां पर इसीलिए स्लो हुआ, यहां पर बॉन्ड बन रहा है इसीलिए फास्ट बना, फेवर्ड है नेचर में। तो जैसे ही Br नेगेटिव को देखा वो लग गया यहां पे। ये दो स्टेप्स आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर्स में इस्तेमाल होंगे। हो गई सबके पास ये मैकेनिज्म नोट? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS, ये हमने काइनेटिक्स में बहुत बोला है, RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और इस पे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन मर्ज होके आते हैं, वो आप बड़े आराम से कर लोगे। तब हम नहीं बताएंगे स्लो कौन सा है, रेट लॉ पूछ लिया जाएगा, आपको खुद पता होगा अब इन दो स्टेप्स में से स्लो कौन सा है। आपको याद होगा काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए हैं, एक स्लो एक फास्ट, इसका रेट लॉ प्रेडिक्ट करिए। अब स्लो फास्ट हम नहीं देंगे, अगर हमने ये दे दिया खुद दिमाग लगाना होगा स्लो कौन सा फास्ट कौन सा, और उसके हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिपोर्ट करेंगे। अगर ऑर्डर 1 है इसका मतलब क्या है आपने अपनी भाषा में बता दिया। चलिए ऑर्डर 2 का मतलब क्या होता है बोलो? कि वो उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। बस इसी गलती का मैं वेट कर रही थी कि स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। एक तो तुम प्रोनाउन में बोलते हो ना, उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल खत्म है वो दिन जी। कॉन्सेंट्रेशन दोनों मतलब रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई गॉट यू रक्षिता, दोनों पे। जिसने भी ये नहीं बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, अब यहां ये चेंज करना पड़ेगा। आप मेरे को काउंटर कर सकते हो यहाँ पे, क्यों मैम? दोनों की पावर हाफ हाफ भी तो हो सकती थी, इस लायक बन गए हो, बना दिया हमने, या खुद ही बन गए हो। यहां ये काउंटर नहीं आएगा। अगर किसी एक रिएक्टेंट पर, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है इसका, राइट, ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है कह सकते हो। तो इस पे तुम्हारा काउंटर आता है मैम दोनों की हाफ हाफ है, तो वो एक अगली बेवकूफी होगी जिसको मैं चाहूंगी भी नहीं कि यहां डिस्कस हो। जब मुझे पता है कि ये एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज इट इज उतर जाते हैं रेट लॉ में, तो यहां पर कायदे से आप अब कहेंगे ये तो एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में बोथ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, जो भी है, बैलेंसिंग की बात मैं नहीं कर रही, भी मान लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ध्यान से देखिएगा, when rate depends on both of the reactants equally 1 and 1। तो यहां पर इस तरह की चीजें आपको काफी मिलेंगी, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से इतना टाइम हमने स्पेंड किया तो आ गया आप लोगों को, अब आगे चलते हैं, ठीक है? मैं अगले क्वेश्चन में ऑनलाइन वालों के लिए जरूर वेट करूंगी, अभी मैं कर नहीं पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो अब आपने तो ले लिया स्टेप 1 स्टेप 2, कॉपी में भी आ गया, थोड़ा सा आपको मैंने काइनेटिक्स भी घुसा के बता दिया। प्रॉब्लम कहां आती है ये आप लोग एंटिसिपेट कर ही रहे होंगे, लास्ट ईयर चाहे आया या ना आया, सुना हुआ तो था ही हमारा, कि आपने ऊपर जो एल्कीन लिया उसमें C डबल बॉन्ड C लिख के छोड़ दिया, इधर क्या लगा है परवाह नहीं करी, तो मैकेनिज्म इजी था। लेकिन अगर जो लगी हुई हैं चीजें वो मैं बना दूं तो सारी कहानी बदल जाएगी। इसके लिए जिन लोगों ने कर रखा है उनकी नहीं मैं कह रही, जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है, जिन्हें याद नहीं है, पहले इसको सुने फिर लिखें, क्योंकि इसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रही, ये ऑलरेडी रेपिटेशन है +1 का। और अगर सेम चीज आप एनसीईआरटी में देखें, ब्रैकेट में वही लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन क्लास 11th, रेफर करिए, और ये वहां है।
तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, तो ये बोर्ड में भी एक्सपेक्ट करिए मैकेनिज्म पूरा पूछा जा सकता है। अगर आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, पहले तो मुझे पता हो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है कि नहीं। 2 कार्बन, दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं, एक पर 2 CH3 है, एक पर 1 CH3 और 1 H है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ इसके अंदर सिस ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन में भी कर लिया, +1 भी कर दिया, उसका फायदा उठा रही हूँ कि इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, इसमें मैं सिस ट्रांस भी नहीं बना सकती। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अभी मेरे को इतना पता हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो या इस पे शिफ्ट हो, दोनों एक ही बात नहीं होगा, दोनों सेम नहीं है। पिछले में हमने सोचा भी नहीं कि किधर शिफ्ट करें, जहां मेरा एरो था आप सबने वहां शिफ्ट कर दिया, मैकेनिज्म था वो, वहां मैंने कॉम्प्लिकेशन डालनी ही नहीं थी। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन लिया तो फिर वही फाइट। तो जो लोग देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए, मैंने 2 कलर स्पेसिफिकली यूज किए, रेड और ब्लू। रेड कलर का मतलब है अगर तुम में से कोई सोचता है कि इस पे शिफ्ट होगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, H इस पे जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, टर्शरी वाले पे आएगा। मैंने रेड एरो के साथ रेड एरो मैच करके किया है। ये जो H है, सॉरी रेड कलर का जो H है वो ऐड हुआ है HBr से, येलो वाले इसके जो भी ग्रुप हैं पहले से लगे हुए थे। इट रिजल्टेड इन हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, कोई शिफ्ट भी मांगनी नहीं पड़ी इसको। लेकिन ये तो हुई मेजर की डायरेक्शन। माइनर की डायरेक्शन क्या पता इधर भी शिफ्ट होता हो, यस 5-10% इधर जरूर शिफ्ट होगा, ये हम नहीं कह रहे, इसको रूल्ड आउट नहीं कर रहे। तो अगर ये इधर शिफ्ट हुआ है तो हैव अ लुक, इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव, तो H किस पे जाएगा, इस पे। चेक, मैंने H यहां लगाया अब की बार। जैसे ही मैं H लगा देती हूं इसके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में, अगर आपने H लगा दिया यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप पहुंच गए। बस H लगाने तक का फोकस है, उससे आप दूसरा कार्बोकेटाइन बना रहे हैं। कोपल, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? ये कार्बोकेटाइन क्या है, सेकेंडरी, बिल्कुल सही। तो मेरे को नहीं बता रही थी, तुम फलक को बता रही थी, मेरे लिए उतना ही बहुत था, मैंने उसी को पढ़ लिया। देखो कितना करना पड़ता है ना हम टीचर्स को, कि बस ये किसी को भी बता रही है, बस सही बता रही है तो मैं उसमें राजी हो लूं, मेरे को देख के बताया ना बताया वो मेरा मुद्दा ही नहीं है। चलिए, यहां पर ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, विच इज मोर स्टेबल, टर्शरी। फायदा उसी में रहेगा आप लोगों को, यहीं पे मेजर लिख दो, डोंट वेट फॉर द प्रोडक्ट, यहीं पे मेजर लिख दो कि मेजर की डायरेक्शन ये है, माइनर की डायरेक्शन ये है। तो अब तो फॉर्मेलिटी रह गई Br नेगेटिव जोड़ना। तो देखिएगा मैंने Br नेगेटिव जोड़ दिया इस पे, और ऐसे ही ऊपर वाले को भी देखिएगा मैंने Br नेगेटिव जोड़ दिया। लास्ट चीज उसके बाद नोट करिएगा, आई विल गिव यू टाइम। जब दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएं, मेजर माइनर तुम डिसाइड कर लो, तो ये मार्कोनिकोव नाम उससे पहले आ गया तो तुम गए, क्वेश्चन तुम गलत ही करोगे। जैसे मैंने नॉमेनक्लेचर में बताया, जैसे ही तुम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हो पहले क्लोरोफ्लोरो बोलने लगते हो, तुम इन को भूल जाते हो, नंबरिंग वहां से शुरू होती है। वही चीज है, तुमने सोचा अरे तो मार्कोनिकोव वाला है, बस यू ऑलरेडी किल्ड द क्वेश्चन। किस्मत हुई तो सही हो जाएगा, लेकिन तुमने तैयारी कर ली गलत करने की। जब तुमने मेजर डिसाइड कर लिया, अब देखो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर दिख रहा है सबको, आफ्टर दिख रहा है सबको। अगर H उस कार्बन पे गया जिसपे पहले से ही H ज्यादा थे, तो इस प्रोडक्ट का नाम आप लिखोगे मार्कोनिकोव। चेक, मैंने गलती तो नहीं कर रखी। H उस कार्बन पे जाना चाहिए, आशीष, युवराज, H उस कार्बन पे जाना चाहिए जिसपे पहले से H ज्यादा है। इसी कार्बन पे है H, उस पे तो एक भी नहीं है। ये वाले कार्बन की बात नहीं हो रही है। आई होप वी ऑल नो हम C डबल बॉन्ड C पे अटैक कर रहे हैं। तो जिस कार्बन पे H ज्यादा है, अगर उसी पे भाई भाई इकट्ठे हो गए, पहले H भी उसी पे था, दूसरा भी उसी पे गया, तो मैं बोलूंगी इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो बना वो वही था जो मार्कोनिकोव होता है, और इस रिएक्शन में जो माइनर प्रोडक्ट बना वो वही था जो एंटी मार्कोनिकोव होता है। इसके अंदर रिच बिकम्स रिचर फॉलो नहीं हुआ, उसका उल्टा फॉलो हुआ, तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव। अगर आप इवन डाउट्स में भी, डीपीपी करते वक्त भी, हमसे बात करते वक्त भी, मैं करेक्ट करूंगी, डोंट माइंड दैट, मतलब उसको फील मत करना कि मैम टोक रही हैं। मैं हमेशा टोकूंगी अगर तुमने आके बोला मैम इसमें तो मार्कोनिकोव वाला ही मेजर बनेगा ना, रॉन्ग, इसमें मेजर वाला मार्कोनिकोव ही होगा ना, राइट।
सिर्फ सीक्वेंस का फर्क है। बोलने के तरीके से देखिए, इसमें मार्कोनिकोव वाला ही मेजर होगा ना, तो आप पहले मार्कोनिकोव बना के फिर मेजर डिसाइड कर रहे हैं। और जो ये बोलेगा इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो वही होगा ना जो मार्कोनिकोव वाला है। उसको पता है कि कई बार मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकोव वाला नहीं भी हो सकता, वो पहले मेजर प्रोडक्ट बनाने के बाद नामकरण कर रहा है। तो ये नाम अट्रैक्टिव लगता है, रिच बिकम्स रिचर लाइन अट्रैक्टिव लगती है, तो हम उसी को पकड़ लेते हैं। दिस शुड बी योर लीस्ट प्रायोरिटी। मोस्ट प्रायोरिटी थिंग शुड बी, बनाओ पहले मेजर कार्बोकेटाइन, प्रोडक्ट तैयार करो। इसमें तुमसे गलती नहीं करवा सकेगा कोई, ये मेरा चैलेंज है। मेरे टेस्ट में भी मैं कितनी कोशिश करूं, तुम नहीं गलती करोगे अगर इस डायरेक्शन में सोचो। क्विकली नोट इट। के बाद इस मैकेनिज्म के बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट्स जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ नोट्स लिख लीजिए। ये मैं आपको सारा बता चुकी। कहीं पर अगर H नहीं ऐड हो रहा तो क्या करोगे? जैसे एनसीईआरटी से बाहर निकली मैं, तो अगर किसी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, जैसे ऊपर के केस में ये था H, किसी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अगर उस कार्बन पे जाता है जो रिचर इन H है या रिच इन H है, तो उस प्रोडक्ट को आप बोलते हो मार्कोनिकोव। और अगर पॉजिटिव पार्ट दूसरे कार्बन पे जाता है उसको बोलते हो एंटी मार्कोनिकोव। तो मैंने कहीं नहीं लिखा कि मेजर ये वाला बनता है, ना आप लिखना कि मार्कोनिकोव ही मेजर बनता है। नो वेज। ये हमें देखना पड़ेगा कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, वही मेजर बनता है। यहीं पर भी ये मेजर माइनर वाला सीन चलता है, एक ये बनेगा एक ये, 90% ये बनेगा 10% ये बनेगा। उस खासियत को क्या कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? रीजियो सिलेक्टिव। लिखिए, दिस इज रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन का मतलब है मेजर माइनर, यानी एक प्रोडक्ट का ज्यादा बनना, एक प्रोडक्ट का कम बनना। ये मेजर माइनर वाली प्रॉपर्टी को रीजियो सिलेक्टिव कहा जाता है। कल को काइनेटिक्स में आ गया तो आप हड़बड़ाएं ना, ठीक है? काइनेटिक्स में जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन पे थे डीपीपी दी थी पूरी। ये क्या था? स्टेप 1। ये क्या था? स्टेप 2। ये क्या था? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। आप फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड स्टेट ए में गए, इसको क्या बोलती थी मैं? ट्रांजिशन स्टेट। और तब मैंने हिदायत दी थी ये ट्रांजिशन है, गलती से भी इसको ट्रांजिशन मत समझ लेना, ये तो एक्टिवेटेड स्टेट है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है? इंटरमीडिएट। कौन सा? ट्रांजिशन स्टेट की जगह बेटर वर्ड इज इंटरमीडिएट, सॉरी। इंटरमीडिएट कौन सा है? कार्बोकेटाइन। ये ग्राफ अब आपको पता भी लग गया होगा जैसे मैंने बताया। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, अगर दो कार्बोकेटाइन बन रहे हो, मतलब पहले तो कुछ बना, उसके बाद फिर शिफ्ट हुई, लास्ट क्लास में देखा ही है, उसका ग्राफ कैसा होगा? कितने पहाड़ होंगे उसमें? एक पहाड़ कम हो जाएगा, या ये इसी में आप दिखा सकते हो दूसरा कार्बोकेटाइन किधर? एक कार्बोकेटाइन ये बना, अगर मैं कह रही हूं तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, लास्ट क्लास में किया, ये शिफ्ट कराओ। शिफ्ट अगर मैं कराऊंगी तो एक और इंटरमीडिएट बनेगा, वहां पर मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक और इंटरमीडिएट जो कि शायद टर्शरी कार्बोकेटाइन हो। उसके बाद जाके एक और एक्टिवेटेड स्टेट, ऊपर होगी नीचे होगी पता नहीं, एंड देन आई विल गेट प्रोडक्ट। शिफ्ट में एक ऐड हो जाएगी चीज कि पहले एक कार्बोकेटाइन बना, तो इस डायग्राम से आपको हमेशा ये पता रहेगा इंटरमीडिएट तो जी कार्बोकेटाइन है। अब ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी वाला था, उसका शिफ्ट के बाद टर्शरी बन रहा है, तो आपको एक डिप और लाना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। तो जितने कार्बोकेटाइन उतने पहाड़ बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए फलाने रिएक्शन की ग्राफ को चूज करिए, आपको पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसमें कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी। आप मैनेज करोगे, फिर शिफ्ट, फिर प्रोडक्ट। तो आपको ढूंढना पड़ेगा 2 पहाड़ वाला ग्राफ सही है कि 3 पहाड़ वाला ग्राफ सही है। इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन जो देखने में खतरनाक लगते हैं उसके अंदर होता कुछ नहीं। ड्रॉ, ये देखिए कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। और यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो मुझे पता है ये सिमेट्रिकल तो नहीं है। अब मैं ढूंढूंगी इसमें शिफ्ट का ऑप्शन। H को रेड क्यों कर रखा है? क्योंकि हमने हाइड्राइड शिफ्ट ही लेबल करनी है यहाँ पे। ये हाइड्राइड इधर से छोड़ के जब इधर आने लगता है तो इस कार्बन का भी एक खाली p ऑर्बिटल, और इसका तो ऑलरेडी खाली है। इसका खाली क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ रहा है।
तो ये दोनों के p ऑर्बिटल इंटरमीडिएट मैंने दिखा दिया कि दोनों के p ऑर्बिटल अवेलेबल है, हाइड्राइड किसी पे भी लग जाए, छोड़ के बीच में आ गया। तो ये क्या बनी, ये अब मेरे पास कौन सी स्टेट बन रही है, देखिए ट्रांजिशन स्टेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो यहां से मैं शुरू हुई, ये मेरा क्या बन के आया, ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटायन। उसके बाद शिफ्ट की डिमांड हुई, और शिफ्ट की डिमांड हुई तो ये मेरा क्या बन के आया, यहां पर वो चेंजेस होने शुरू हुए, इधर से इधर शिफ्ट होना शुरू हुआ, और फाइनली आई एम लैंडिंग अप टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। बस यहां ध्यान ये रखना था एनर्जी उसकी नीचे हो, टर्शरी कार्बोकेटायन उसका मोर स्टेबल। तो इस अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मेजर माइनर की गलतियां करते हैं, और कहीं पर 3 प्रोडक्ट बने तो क्या करेंगे, एक मेजर एक माइनर और तीसरा क्या, ट्रेसेस, रिमोट, बहुत ही कम ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। तो एक केस मेरे साथ करिए, उसके बाद 3-4 और हैं, वो मैं आपको टाइम दूंगी, आप करेंगे, गलती का वेट करूंगी। अभी तक तो मैं मैकेनिज्म समझा रही थी। तो पहला केस मैंने आपके सामने अगेन एक एल्कीन ले लिया। मेरा सजेशन होगा फोकस यहीं रखें, अभी से जो थक रहा है, घड़ी देख रहा है, ज्यादा जरूरत हो रही है तो वो जा सकते हैं रेस्ट की, ठीक है, वो बाकियों को ना डिस्ट्रैक्ट करे। तो अब मैंने आपको यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटवानीन दिया। ज्यादातर आप देखेंगे आपको ऐसे बना के दे देते हैं, आपको ऐसे लिख के भी नहीं देते, ऐसे बना के दे देते। खुद सोचो एच कितने हैं, अपना दिमाग आप संभालो। तो ये आपको दिया एक कंपाउंड और एल्कीन, और कहा जी HBr अटैक करा रहे हैं। HBr अटैक करते जैसे ही बच्चों आप अगर सोचो, अभी लिखना मत जो मैं लिख रही हूं, यहाँ Br2 विद CCl4 भी दिया होता, एक रिएक्शन ये एक ये, तो Br2 और CCl4 लपक लेते दोनों तरफ Br मैं पिछले रिएक्शन को भी साथ इन्वॉल्व करके चलू ना, अब आने तो ऐसे ही है। ये ट्रैक था ए, ये ट्रैक था बी, ये ट्रैक था सी, तीनों के प्रोडक्ट चूज करो रेस्पेक्टिवली क्या होंगे, क्वेश्चन तो यही बनना है। तो आप पिछले वाला अगर मैं ट्रैक देती तो पहचान लेते Br2 विद CCl4 का बच्चों, कि देख डबल बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों साइड Br लगा दिया, CCl4 के साथ तो कोई दूसरे न्यूक्लियोफाइल की फाइट ही नहीं है। और अगर इसी में मैं कह देती ना जी Br2 विद NaCl, पकड़ लोगे, एक पे Br एक पे Cl, ठीक है, यही मेरे आज के टेस्ट में होने वाला है आपके साथ। अगर मैं यहां पर फिर कुछ भी, अब खैर इसको बंद करते हैं, ये अब आप पकड़ लोगे, ये रेपिटेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहां कुछ ऐसे दूं, चेक नोट मत करना है, सिर्फ रिवाइज करा रही हूं। sp3 वाले कार्बन को देखना शुरू करूंगी मैं, ये तो डबल बॉन्ड के पास जा ही नहीं सकता, H न्यू इलेक्ट्रोफाइल बनने ही नहीं देगा। तो ये इन कार्बन्स को चेक करो, किस पे लगाऊं अब, ब्रोमिनेशन है, हेडेक मत लेना, कोई सिलेक्टिविटी का चक्कर इतना कोई मतलब प्रोबेबिलिटी का चक्कर नहीं पड़ेगा। ब्रोमिनेशन है, दौड़ के इस पे चला जाएगा, अब आप इसे टर्शरी बोले कुछ बोले मेरे को परवाह नहीं, यहाँ का एक H हटेगा, उसकी जगह ब्रोमीन आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे आपके लिए कि एक ही के साथ 3 दे दिए, अगले चैप्टर में मैं 2 और जोड़ दूंगी, एक्वस KOH, बताओ क्या होगा। तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। हाँ जी, कोल्ड के MnO4, हॉट के MnO4, ये अगला चैप्टर आ रहा है, तो उसमें हम ऐसे ही पूरा गोला बना देंगे, यही रिवीजन आपकी होती रहेगी, पिछला चैप्टर ऐड होता रहेगा। तो अब आपके पास यहां पर ये तो आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी जी। उसके पड़ोस वाले पे, अच्छा तुम उसमें कह रहे हो, लास्ट क्लास का मैकेनिज्म खोलो, दूसरा Br उस H के साथ जाएगा ना जो निकला, HBr बनाएगा, बाय प्रोडक्ट्स, तुम ही तो बाय प्रोडक्ट्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं अरे सॉरी के तो बड़े मौके दूंगी मैं तुमको, इतनी जल्दी थोड़ी, सॉरी तो तुम लोग सॉरी ही जापते रहोगे इसमें ठीक है, तो सॉरी का तो तुम बॉदर भी मत करो नहीं तो आई एम सॉरी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नॉर्मल इस पे, एक क्वेश्चन मैं कराऊं, उसका आंसर मैं आपसे निकलवाऊं, और फिर अगले आप करोगे 3-4। मैंने आपको ये दिया एक एल्कीन HBr, सबसे पहला काम मैंने क्या कर रखा है, मैंने अगेन 2 कलर से एरो बना रखे, ठीक है, येलो एरो उधर जा रहा है, ब्लू एरो इधर जा रहा है, एरो जिसके पास जा रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज, तो H उस पे लगेगा, और कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैंने तुरंत लिख दिया, क्योंकि यहां ये C है, ये प्राइमरी क्यों लिखा है मैंने मुझे पता नहीं, ये क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबल है नहीं स्टेबल है बाद में सोचूंगी, लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए भी बना है
तो Br नेगेटिव जो झूल रहा है वहां पे वो आएगा और इसके साथ यहां पर जुड़ जाएगा। देखना पूरे C हो गए हो बच्चों, C ना छूटे कोई। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट बना। मेजर माइनर ठीक है मैंने लिख रखा है, पता नहीं क्या सोच के ऊपर, वैसे भी गलती की हुई थी। तो आप लोग मुझे बताओगे अभी थोड़ी देर बाद और बड़ी इजीली बता दोगे, मुझे उसमें डाउट ही नहीं है। तो ये बन गया। अभी मैं किस एरो को फॉलो कर रही हूँ? येलो, यानी मैंने इसी साइड अभी कार्बन, इस वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड शिफ्ट किया हुआ है, नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। इसी के अंदर मुझे दिख रहा है यहां एक हाइड्रोजन है, तो मैं कौन सी शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही हूं? हाइड्राइड शिफ्ट। इस हाइड्राइड को अगर इधर ले जाऊं तो मेरे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शरी, काफी स्टेबल। तो उसकी वजह से Br यहां लग जाएगा। इन दोनों में मेजर पकड़ सकते हैं हम। इसको लिख दूं मेजर और इसको क्या लिख दूं? माइनर। लेकिन व्हाट अबाउट ब्लू एरो? ब्लू एरो भी तो था, ठीक है। तो अगर ब्लू एरो पे आती बात तो देखना क्या बनता है। इस अकेले क्वेश्चन में आपकी बहुत सारी क्वेरीज खत्म करने का इरादा है मेरा, इसीलिए कह रही हूं यहां देख लो, जो अटपटा सवाल ध्यान में आ रहा हो वो ले लो मुझसे। तो इधर तो जो था CH2 था। अब मैं ब्लू एरो की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पे आ गया, और यहां पर कौन आके लग गया? H। तो चलो लगा देते हैं। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना? प्राइमरी। अगर ये एक सेकंड को भी रुका तो इसका भी बन जाएगा ट्रेसेस। लेकिन ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, यहां तक तो आपको समझ आ गया, आप ट्रेसेस बोल दोगे। मुझे सवाल अब आपसे ये पूछना है, क्या इसके बाद भी शिफ्ट करके कुछ डिफरेंट बन रहा है? सेम बन रहा है ये वाला। तो गलती से चौथा प्रोडक्ट मत गिन देना, बस बना के देखना वो वही वाला बन रहा है। तो कुल मिला के कोई मेरे से पूछे प्रोडक्ट्स 3 बनेंगे। गिव प्रोडक्ट, एस ना भी दें, जब तक मैं नहीं कहती मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन नहीं कहता मेजर प्रोडक्ट, तब तक अकेला नहीं दोगे। जब तक क्वेश्चन में मेजर वर्ड है तब तक तो ठीक है, तुम्हें एक ही देना है। अदरवाइज कंप्लीट द रिएक्शन, वो प्लूरल सिंगुलर की गई प्रॉब्लम, आपको तीनों प्रोडक्ट बताने पड़ेंगे। यस, ये आपका ट्रेसेस लिख दीजिए कि 2 माइनर कैसे लिखूं। कोई 2 प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो तो आप कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे? ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। 2 प्राइमरी हैं तो स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर होगी? अदर फैक्टर्स लाने पड़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। इसमें तो दिख ही रहा है रेजोनेंस, तो इसके अंदर ये ज्यादा स्टेबल। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में थोड़ा थोड़ा आगे हम अब बढ़ते जाएंगे तो आपके पास सवाल शायद उतने ना हो। ये भी दोनों मैंने प्राइमरी बना दिए, लेकिन इसमें मुझे पता है रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम ये कर सकते हैं तो कंप्लीट, सी, चेक, फाइंड माय मिस्टेक। थोड़ा सा लोकेट कर दो किस जगह, शिफ्ट इधर। यस मैम, इसके नेक्स्ट वाले में ऑलरेडी हाँ जहाँ पे आपने प्लस बनाया है वहां हाँ पे तो हाँ, ऑलरेडी उसके बॉन्ड। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अरे भाई, अच्छा मैं समझ गई, कंफ्यूजन समझ गई। बेटा यही वाला H तो शिफ्ट हुआ है इधर, अब समझ आ जाएगा। तुम शायद ये येलो वाले H को सोच रहे हो कि वही चल रहा है। क्लियर हुआ रीवा? मैम वो ऑलरेडी 4 कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं है। नहीं 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 नहीं, अच्छा ओहो, यस शायद अब मैं समझी। C2H5 इज दिस, गॉट इट। तो नॉमेनक्लेचर का हमें ये फायदा होता है, जिसने ओपन कर रखे होंगे स्ट्रक्चर उसको पता होगा C2H5 का मतलब वो 2 कार्बन नहीं है, अदरवाइज ब्रैकेट में दिए होते मैंने। गुड कंफ्यूजन, वो बात करती हूँ। लेकिन जैसे अरीवा को डाउट हुआ और उसने खुल के पूछ लिया, विच इज गुड थिंग। आई विश अगर किसी और को हुआ है कि शिफ्ट कैसे कर गए आप, पूछिए। ये अब नहीं आप सोचो कि इतना टेस्टफुली रिवीजन होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवीजन है। किसी को भी लगता है कैसे हुआ, मैं एक बार करवा देती हूँ।
कि भाई इसमें अगेन आपको क्या करना था, आपको एक काम करना था, कोई एक साइड एरो लो। अब तक फीलिंग्स ही आनी शुरू हो जाती है, पता है अभी टेल पे पॉजिटिव आता है, राइट, टेल पे पॉजिटिव आता है और ये चांस है ज्यादा स्टेबल बनेगा, हालांकि दोनों साइड सेकेंडरी है क्योंकि इधर शिफ्ट वाले सामान दिख रहे हैं मेरे को, टर्शरी के ज्यादा पास है तो यहां मेरे को पहुंचना है। तो पहला एरो हमेशा आप देखोगे आपसे बनेगा ही वो, अगर जो सीरियसली पकड़ रहे हैं चीज को। तो मैंने HBr का अगर ये फॉर्मेट तैयार किया तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज, H गया यहां पर और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ये सेकेंडरी कार्बन है, नो डाउट अबाउट दैट, स्टेबल है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर बना होगा तो उसका एक प्रोडक्ट मैंने बना के रख दिया। यहां तक मुझे उम्मीद है आप सब लोग पहुंच गए होंगे। इसके बाद अगर मैं ध्यान दूं तो ये पड़ोसी से देखेगा H आ सकता है तो ले लेगा, H आते ही यहां पर बन गया टर्शरी। तो मैंने ऊपर बस शिफ्ट का नाम नहीं लिखा, अब आप लिख सकते हो हाइड्राइड शिफ्ट। उसके बाद जब टर्शरी बन गया तो अगेन ब्रोमीन कहां लगा, मैंने आपको बता दिया, C2H5 की कंफ्यूजन आई होप आपको सबको क्लियर हो गई होगी। नाउ पॉइंट इज, अगर एरो उधर ना बना के मैंने इस तरह से बनाया होता तो ये बनता। मुझे पहले तो ये बताइए तीसरे वाला जो है कहीं मैंने उन्हीं में से कोई रिपीट तो नहीं कर दिया, नहीं। तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट बने। अब ये वाला तो मेजर है, आई होप नो फाइट। मुझे सिर्फ ये जानना है, मेजर माइनर ट्रेसेस नहीं पूछ रही मैं आपसे, तो वो साइड मत चलना। क्या मेजर वाला प्रोडक्ट मार्कोनिकोव है? उस कार्बन पर नहीं। H गया हो जो ऑलरेडी रिच इन H है। सेम नंबर है तो फिर मैं कह ही नहीं सकती, फिर तो मैं कहूंगी मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव इज नॉट एप्लीकेबल हियर। वही तो, इसको मेरे को अब यही नाम देना पड़ेगा ना, यहां मैं बोल ही नहीं सकती। एक बार फिर भी दोबारा देख ली जो लोग नहीं समझ पाए। ये वाला कार्बन, इस पे कितने H है बच्चों? एक बचा। और इस पे कितने H है? यहां मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव तुक ही नहीं बनता। तुम इधर लगाओ, दोनों साइड H है, नॉट एप्लीकेबल। यहां आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एप्लीकेबल नहीं कर सकते। बी प्रिपेयर फॉर स्टेटमेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। यहां मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। आगे चले, किसी को कोई इशू? अब अगला खुद करेंगे जी। अच्छा नहीं, देखो एक तो मेजर है। अब इस पे मुझे बताओ, एक आपके पास यहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है या कार्बोकेटाइन ये वाला, और एक कार्बोकेटाइन ये वाला, दोनों कार्बोकेटाइन सेकेंडरी हैं दोनों ही। अब नहीं, उसमें आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो अल्फा H गिनो, अल्फा H किसके पास ज्यादा है? ये वाला कार्बोकेटाइन अगर मैं देखूं यहां पर, अब मेरे को लिखना पड़ेगा पूरा, इसके पास 5 अल्फा H है और इधर क्या बना था, इसके पास कितने अल्फा H है? 1 2 3। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके पास ज्यादा अल्फा H है। गुड क्वेश्चन एंड फलक, गुड आंसर, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप लोग निकालोगे मेजर माइनर ट्रेसेस। 5 अल्फा कार्बन माइनर, 3 अल्फा कार्बन ट्रेसेस, ठीक है। चलो जी, अब तुम लोग करो, मैं ना कराती ये। मुझे बताओ, एक ये आई एम फाइंडिंग मेजर एंड माइनर, मतलब शिफ्ट हाइड्राइड या मिथाइल, जो भी आप कर सके। तो सबसे पहला मेरे पास आ गया HBr मैंने दिया, तो इसमें एरो मैंने किस साइड लगाया? फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड, क्योंकि मुझे पता है बेंजीन रिंग के पड़ोस वाला जो कार्बन है, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन को, आपको इसी के लिए मैंने कई बार बोला है, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो यहाँ पे C तो है ही, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? कौन सा कार्बोकेटाइन? इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के चक्कर में मत पड़ना। अगर बेंजाइल कार्बोकेटाइन है तो वो काफी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, नॉट मोर देन टर्शरी ऑफ कोर्स, नॉट मोर देन टर्शरी, लेकिन ये दूसरे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन्स के मुकाबले मोर स्टेबल होगा। तो यहां बना
मेरे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इधर कौन सा कार्बोकेटाइन बना होगा बच्चों? अगर मैंने दी अदर वे किया होता, ठीक है, तो यहां पर आता H और ये भी सेकेंडरी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, रुको रुको, पहले ही आपको बता दिया कि मेजर तो ये बनाओ। अब आप लोग शिफ्ट करके भी तो वही चीज लाओगे, इसीलिए शिफ्ट के शौक में थोड़ी ज्यादा मत कर जाओ, ठीक है। अब आप बार बार इसमें भी ये शिफ्ट मत दिखाओ। जैसे ही आपका मेजर डिसाइड हो जाए ना, माइनर में शिफ्ट्स के चक्कर में मत पड़िए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि वहां जाना पड़े। मेजर आते ही माइनर को देखो और शांति। माइनर में फर्दर शिफ्ट्स अभी मत कराओ, क्योंकि आप कहीं मेजर ना खो दो उसके चक्कर में मेरा। तो आपको पता लग गया कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर। कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन छोड़ मत देना, मैं छोड़ूं बात अलग है। कंप्लीट करिएगा, BR लगाइएगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर से लालच में एक और उठाए कि एल्काइन थोड़ी अलग से पढ़ाऊंगी। देखना जरा क्या हो रहा है, इससे भी तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है। 2 हेलोजन लग रहे हैं, बस ये फर्क है, डाई हेलो। तो ट्रिपल बॉन्ड पे भी सब कुछ फॉलो होता है विदाउट कार्बोकेटाइन। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई शिफ्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस एक पाई बॉन्ड तोड़ो। यहां पे आंख बंद करके रिच बिकम रिचर के हिसाब से लगाना होता है। जिस कार्बन के पास H ज्यादा है उस पे H लगाइए, दूसरे पे BR। यहां कोई आपको नहीं रोकेगा कि आपने मैकेनिज्म सोचे बिना रिच बिकम्स रिचर कैसे लगाया। ये है वो जगह जहां मैं कह सकती हूं नो नीड टू गो फॉर मैकेनिज्म, ओनली फॉलो वन थिंग, रिच बिकम्स रिचर। आंख बंद करके इसको बताइए कि हाँ जी, रिच बिकम्स रिचर होगा। जिस पे H ज्यादा है जिस कार्बन पे, उस वाले कार्बन पे मैं H ही लगाऊंगी पाई बॉन्ड तोड़ के, उसके पड़ोसी कार्बन पर मैं BR लगाऊंगी। फिर से जब मेरे को HBr लगाना पड़ा, अगेन अगेन वही काम हुआ, फिर रिच बिकम रिचर। इसी पे H जाएगा, इसी पे BR। तो जेमाइनल डाइहैलाइड भी मेरे पास बनाने का तरीका श्योर शॉट आ गया। विसिनल तो था ही, Br2 और CCl4 दे दो, 2 पड़ोसियों पे BR लग जाएगा। जमाइनल अगर करना है HBr दो, ट्रिपल बॉन्ड को फिर से आपको जमाइनल मिल जाएगा। एक ही कार्बन के ऊपर 2 BR जुड़ गए, 2 Cl जुड़ गए, जो मर्जी ले लीजिए, HBr HCl HI। तो एल्काइन से भी, हाँ जी बोलो ना, कोई मतलब इसमें कोई शिफ्ट नहीं, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें सिंगल प्रोडक्ट। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ माइनर और मेजर, नो रीजियो सिलेक्टिविटी कि 2 बनेंगे उसमें से ये ज्यादा सिलेक्ट होगा ना, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो हो गया आपके पास ये 2 हेलोजन पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे क्लोज विसिनिटी पे होते हैं तो उसको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हैं तो उसको जेमाइनल कहते हैं, पड़ोसियों पे हैं तो उसको विसिनल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे अगर यही सेम रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड में कर दूं तो क्या होगा? अगला मेरे पास ये रिएक्शन आ गया, तीसरा रिएक्शन आज के लिए, कि अगर मैं वही अभी हाइड्रोकार्बन से ही अल्काइल लाइट बनना चल रहा है, अगर मैं सेम पिछले वाले रिएक्शन के लिए एक्सपेक्ट करूं, मैं उसको परऑक्साइड की प्रेजेंस दे दूं, तो मेरे साथ साथ हो सके इसको नोट करिएगा, ये थोड़ा इजी भी है। और अब तक पिछले साल का कुछ कुछ टुकड़ा याद आया या पिछला जो कर लिया मैकेनिज्म, उससे कुछ क्लैरिटी होती है चीजों की। तो इसमें सबसे पहली चीज, परऑक्साइड कैसे बनता है। परऑक्साइड ब्रदर होता क्या है, कैसे बनता है तो बाद की बात है, होता क्या है। जहां पर भी 2 ऑक्सीजन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उस लिंकेज को कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज। अगर 2 ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना है, उसके आजू बाजू क्या लिखा है वो सेकेंडरी बात है, वो लेस इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ होना। तो परऑक्साइड ये हुआ। अब देखिए मैंने कौन सा परऑक्साइड लिया, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखने के तरीके सिखाती जा रही हूं साथ साथ, जिसको एक दिन में नहीं करा जा सकता। आप देखना ये नाम को तोड़ना बच्चों। आइल का मतलब तो आप सबको पता है, एक H हटा देते तो एल्काइल फिनाइल ये बन जाते हैं। आइल से पहले यहां क्या लिखा है? बेंजो। बेंजो का मतलब है बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा कार्बन जिसपे एक भी H ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेंजाइल बोला था,
ऐसी चीजें कभी कभार ही क्लास में आएंगी, आपसे अंडरस्टूड ली जाएंगी, इतना तो आएगा आपको एनसीईआरटी बुकलेट पढ़नी पड़ेगी। अगर बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगा है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। ये बहुत यूज होगा इस साल एनसीईआरटी में। और अगर CH लगा है तो होगा बेंजल, और अगर एक भी H नहीं है तो होगा बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। Very commonly used in your board exams, very commonly used in your NCERT. In every chapter I'll talk about it. क्योंकि मेरे को अगले चैप्टर्स में IUPAC ऐसे पूछना है, बेंजोफिनोन का IUPAC बताइए, राइट? एसिटोफिनोन का IUPAC बताइए। तो वहां मेरे को बेंजो वर्ड बहुत लाना है। अगले चैप्टर में आएगा बेंजाइल अल्कोहल, आज ही के टेस्ट में आ जाएगा। तो आपको बेंजाइल, बेंजल और बेंजो पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको कह रही हूं बेंजो, तो बेंजाइल मैंने करा दिया, अब मेरे पास आ गया बेंजो। चौथे चैप्टर में क्वेश्चन है प्रॉपर एनसीईआरटी में, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेंजोइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है? एल्काइल ग्रुप का एडिशन। बेंजोइलेशन क्या होता है? बेंजोइल ग्रुप का एडिशन। तब आपको पता चलेगा बेंजो ग्रुप क्या होता है। तो यहां पर मेरे पास ये ग्रुप है बेंजो, तो मैं ये मान के चल रही हूं कि अब मेरी क्लास को बेंजो का पता चल गया क्या होता है। तो इस पूरे में ऊपर जो लिखा हुआ है परऑक्साइड, मैंने उस नाम को अगर आप देखें, बेंजोइल परऑक्साइड। देख रहे हैं इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, बेंजीन रिंग के पड़ोसी कार्बन पे। इट इज बेंजोइल पर ऑक्साइड। दोनों साइड क्योंकि बेंजोइल है इसलिए एक ही बार, पर ऑक्साइड में अंडरस्टूड माना जाता है, दोनों साइड जो चीज लिखी है वो सेम ही लिखी होगी, इसलिए डाई बेंजोइल पर ऑक्साइड नहीं, कोई IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। तो अगर आप बेंजोइल पर ऑक्साइड को अगेन वही दें कंडीशन H न्यू, तो H न्यू ने पिछली क्लास में क्या किया था? अगेन होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन मतलब बराबर बंटवारा। बराबर बंटवारा करने का मतलब क्या है? फ्री रेडिकल। तो अब मैंने डायरेक्टली जो लिखा है मैं वो समझा दूं, यहां क्या हुआ होगा। मैंने डायरेक्ट फिनाइल रेडिकल बना दिया। जब यहां से डायरेक्ट बंटवारा हुआ था, ये टूट गया बॉन्ड। ये टूटते ही दोनों पे डॉट आना चाहिए था, पर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वो कहेगा भाई मैं CO2 बना के निकल रहा हूं। 2 CO2 बाहर निकले, क्या बचे? 2 फिनाइल रिंग। दोनों फिनाइल रिंग के ऊपर यहां पर क्या आ गया? एक डॉट। दिस डॉट मींस फ्री रेडिकल। एक बार फ्री रेडिकल आ गया तो उसके बाद तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। फ्री रेडिकल बनने के स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन। उसके बाद मैं स्टेप 2 बता रही हूं, और पूरा नहीं बताऊंगी, जितना दिख रहा है उतना बताऊंगी। पहले इतना लिखेंगे आप लोग ताकि मैं इसको आगे कर सकूं। स्टेप 2 क्या है? अब तो फ्री रेडिकल प्रोपोगेट करना शुरू करेगा और रेडिकल बनाएगा। तो ये फ्री रेडिकल अगर HBr, अब इसके सामने कौन आया? HBr। तो HBr का भी क्या होगा? अगेन होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन होगा तो ये H रेडिकल बेंजीन लेके चला गया, बेंजीन अपना स्टेबल हो गया, और क्या बना के मैदान में छोड़ दिया उसने? Br रेडिकल। और Br रेडिकल को फिर टारगेट दिखता है आपका मेन सबस्ट्रेट, दैट इज एल्कीन। पहले इतना लिखिए फिर मैं आगे लेके चलूं। मैम प्रोपेगेशन वाला स्टेप दोबारा बताना। मैं बताती हूँ, अभी आप लिख लो, मैं बताती हूँ। तो सभी लोग आज के बाद जो DPP दी गई है आपको 1, वो पूरी हो जानी चाहिए। 3-4 लेक्चर्स की मिला के एक DPP है, वो पूरी हो जानी चाहिए आपकी। डाउट्स के लिए मोस्ट वेलकम। अगर कोई क्वेश्चन मैंने अनरिलेटेड दे दिया तो मुझे बताइएगा। फटाफट नोट करिए इसको। बेंजोइल परऑक्साइड, हम कोई भी परऑक्साइड दे सकते हैं। हम हाइड्रोजन परऑक्साइड दे सकते हैं, हम बेंजोइल परऑक्साइड दे सकते हैं, हम एसिटाइल परऑक्साइड दे सकते हैं, जो हमारे मन में आए दे सकते हैं, बट परऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रोपगेशन स्टेप लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। जो ये बेंजीन फ्री रेडिकल बना वो HBr को अटैक करेगा बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, इट्स अ रीएजेंट। ये फ्री रेडिकल को देख के इस वाले सिंगल बॉन्ड को भी होमोलिटिकली टूटना पड़ेगा, दोनों पे एक एक डॉट। H का डॉट और इस C6H5 का डॉट मिलके बेंजीन बना लेगा, और मेरे पास क्या बचेगा? Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल जैसे ही बना, अब देखिए एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बना, दैट्स व्हाई इट इज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब और रेडिकल बनते जा रहे हैं। तो अब अगले स्टेप में देखते हैं हम। अब मैंने उठा के लाई क्या? एल्कीन। जब फ्री रेडिकल Br बन गया, अब उसको कौन सा सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है?
एल्कीन जो मैं उठा के लाई हूं यहां पर, उसके चक्कर में ये डबल बॉन्ड भी किस तरह से ब्रेक होगा? होमोलिटिकली। होमोलिटिकली ब्रेक हुआ अगर, तो अब क्या है, होमोलिटिकली ब्रेक होने का मतलब क्या है? दोनों पे एक एक डॉट आएगा, बी आर की चॉइस है किस पे जाए। तो यहां आपके पास अगेन मेजर माइनर की चॉइस आ गई, बी आर आप किस पे लगाना पसंद करते हैं? तो मैंने सबसे पहले केस में ले लिया भाई बी आर इधर लगा दो, बी आर इधर लगा दूं तो रेडिकल इधर बन गया। मैंने दूसरा ऑप्शन क्या चूज किया? नहीं जी, बी आर मेरे को इधर लगाना है, तो इधर रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सेम फॉलो होती है, पैरेलल। तो यहां कौन सा रेडिकल बना? प्राइमरी। और यहां कौन सा रेडिकल बना? सेकेंडरी। आई नो मेरे को यहीं लिखना चाहिए, इट इज मेजर, इट इज माइनर। तो यहां पर ये H रेडिकल जो है मजबूरी है इस पे जाएगा, और ये क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 Br। मेजर प्रोडक्ट मेरा ये बना। आशीष, माधव, सहज, मुझे बताइए ये जो मेजर बना है बिफोर एंड आफ्टर, उसको देख के मार्कोनिकोव की एंटी मार्कोनिकोव? यहीं से देख लो, बिफोर एंड आफ्टर। आशीष, माधव, विदित, मार्कोनिकोव बन रहा है मेजर वाला कि एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव, राइट। तो जो तुम पूछने आई थी जसकमल, जो मेरे से तुम पूछने आई थी, तब मैंने आपको इसलिए लौटा दिया था, बहुत बड़ी कहानी है। तुम तो आ गए पूछने HCl का एक इधर एक इधर। तो ऑन अ सीरियस नोट, आपने +1 में ये NCERT या स्कूल पेपर्स के लिए पढ़ा था? आ गया था याद? परफेक्ट, क्योंकि उस वक्त मुझे आपको जबरदस्ती रोकना पड़ा था, मुझे पता है इसके लिए मेरे को बहुत देर लगनी है आने में, ठीक है। सो अब आप करिए प्रोपगेशन स्टेप को नोट, और आखिरी स्टेप तो टर्मिनेशन में आ सकता है, बट अभी टर्मिनेशन की बात मैं नहीं कर रही। मेजर और माइनर दोनों आपकी कॉपी में बने। अब के मेजर के नीचे हर बार लिखिए एंटी मार्कोनिकोव। इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। सिर्फ एक चीज देखनी है, जिस कार्बन पे H ज्यादा है चुपचाप उस पे H लगा दीजिए, दूसरे पे Br लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, नोट करिए क्विकली। मेजर और माइनर, यहां कोई ट्विस्ट नहीं है, ये सबसे स्ट्रेट है चीज। मार्कोनिको मतलब HBr विदाउट परऑक्साइड में दिक्कत थी, आपको सारे पॉसिबिलिटी देखने पड़ते थे, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखनी। तो अब इसके बाद इस रिएक्शन को लेके कुछ इसकी बुलेट्स, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दीपाली, क्लियर हो रहा है? नोटेड एवरीबॉडी? अब ये सब मैंने आपके साथ बात कर ली है एक पॉइंट को छोड़ के, बट पेन डाउन करना होता है, नोट्स पूरे करने होते हैं, तो उसके लिए यहां पर हमेशा हमेशा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ही मेजर होगा, ऑलवेज। जहां पर एप्लीकेबल होगा, मतलब जहां सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो वहां तो हम कहते हैं मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एप्लीकेबल ही नहीं होता, बट इफ इट इज एप्लीकेबल तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ आपको ऑलवेज क्या मिलने वाला है? एंटी मार्कोनिकोव। नो शिफ्ट्स बिकॉज नो कार्बोकेटाइन। इसके बाद वही बात, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तभी ये बात फॉलो होगी, वरना फालतू में परऑक्साइड देखते कूदने की जरूरत नहीं है, अरे मैं तो एंटी मार्कोनिकोव लगा दूं। जब तक एल्कीन अनसिमेट्रिकल नहीं है या आपका रिएजेंट अनसिमेट्रिकल नहीं, तब तक क्या जरूरत है? कुछ भी कर लो सेम ही प्रोडक्ट आएगा, दो बनने ही नहीं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं, किसी को +1 का याद आ रहा हो कि हाँ परऑक्साइड इफेक्ट इसको कहते हैं, खराश इफेक्ट इसको कहते हैं, राइट, एंटी मार्कोनिकोव रूल इसको कहते हैं, ये सिर्फ HBr और परऑक्साइड के साथ लगता है। अगर मैं दे दूं HCl, तो दैट वाज द थिंग आई वाज टेलिंग यू कि HCl तुम नहीं देख रही हो और पूछने आ रही हो, तो क्लास में ही बता सकूंगी कि HCl के साथ तुम परऑक्साइड दे रहे हो, तो परऑक्साइड कुछ काम नहीं कर रहा, शो पीस है, इट्स नॉट वर्किंग। ये वही है जो पिछला रिएक्शन था, HCl दिया, आप कार्बोकेटाइन बनाओगे और सारी पॉसिबिलिटी देखोगे। परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं इसको, मैकेनिज्म ही बदल दिया, लेकिन परऑक्साइड ने HCl HI के साथ इफेक्ट नहीं लगाया, मैकेनिज्म नहीं बदला। परऑक्साइड HCl के साथ HI के साथ है नहीं है, आई डोंट केयर।
देखना ही नहीं है मुझे। लिखिए इन चारों बातों को, भूलते हैं हम अक्सर। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपने एल्कीन अनसिमेट्रिकल लिया तब तो आप सोचोगे रिच बिकम रिचर। अगर आपने एल्कीन सिमेट्रिकल ले लिया, बाकी लोग नोट करते रहिएगा प्लीज, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है और बाई चांस मैंने सिस बनाया है, अब तुम इस पे लगाओ कि फर्क पड़ना है एच। तो जब तो सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब तुम क्यों ही सोचोगे पेरोक्साइड इफेक्ट लगाऊं, एच में रिचर पे लगाऊं कि दूसरे पे लगाऊं। तुम किसी पे भी एच लगाओगी बात सेम है। दूसरा एक और वर्ड लिखा है मैंने थर्ड पॉइंट में, अगर तुम HBr ले रही हो तब तो सोच आती है किस पे एच लगाऊं किस पे Br। अगर तुम रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल नहीं ले रही, Br2 ले रही हो, तब क्या सोच आनी है, दोनों जगह Br ही लगना है, किसी पे भी लगा दो। तो ये एंटी मार्कोनिक या पेरोक्साइड इफेक्ट यूज ही तब होगा जब या तो ये अनसिमेट्रिकल हो या ये अनसिमेट्रिकल हो। किसी एक का तो अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। आप अभी यहां कह देते हो ठीक है मैम हम लगा देते हैं अनसिमेट्रिकल, लो जी बन गया एल्कीन अनसिमेट्रिकल। अब लगाओगे इस पे पेरोक्साइड इफेक्ट ना, क्योंकि मैं दे ही Br2 रही हूं। ऐड होने वाली चीज भी तो दोनों जगह सेम है Br मेरे को क्यों सोचना कहां क्या लगाऊं। तो कोई भी एक चीज सिमेट्रिकल हो गई तो कोई फायदा ही नहीं है मेरे पेरोक्साइड इफेक्ट को सोचने का, लिखने का या देखने का। क्लियर? आपको नोट करना हो प्रिया आप कर सकते हैं इसको। बस बस आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। पहले तो हमें समझ आए नहीं करता। हाँ जी, रेडिएशन ना देने से, यहां मैंने रेडिएशन दी कहाँ है पहले वो पूछना है। तो अगर रेडिएशन नहीं दी तो मैडम इसमें फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? कुछ भी नहीं होगा, एंटी एडिशन तो आई नहीं बात यहाँ पे। मतलब कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा, लीव दैट, ये नहीं होगा। फ्री रेडिकल कब बनता है? जब एच न्यू हो। तो तुमने जब लाइट ही नहीं दी इसको तो पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कर लेगा? रेडिकल नहीं बनेगा। रेडिकल किसने शुरू किया, इनिशिएट किसने किया? एच न्यू ने। सो ये मैकेनिज्म नहीं होगा, फिर पिछले से जाएगा वो भी। आपने पेरोक्साइड दिया ना दिया, एच न्यू के बाद आती है ये बात, भाई एच न्यू दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तब ढूंढोगे पेरोक्साइड। ठीक है, हो गया ये। तो मैंने आज 3 रिएक्शन आपको कराए। एक तो लास्ट क्लास से कंटिन्यूएशन में कि एल्कीन पे Br2Cl2I2 लगा दो तो क्या होगा, एक एल्कीन पे HX लगा दो तो क्या होगा, और एक एल्कीन पे HX लगाओ विद पेरोक्साइड तो क्या होगा। ये 3 रिएक्शन कराए मैंने आपको। प्रेपरेशन एक ही है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। एनसीईआरटी देखो तो इतना सा लिख रखा है, बस हर एक के आगे यही लिखा हुआ है, रेफर टू +1 रेफर टू +1 एंड रेफर टू +1। यहां क्लियर है सबको ये बुलेट्स? इसका टर्मिनेशन देखना जरा, मैंने आधा अधूरा किया, पूरा नहीं किया। आपके साथ करूंगी पूरा। 2 फ्री रेडिकल एक साथ मिल सकते हैं, यस। वो हो गया मेरे पास टर्मिनेशन। Br2 गैस इसमें एस्केप होगी, मेरे लिए वेस्टेज हो गया। बट होता ही है, हर रिएक्शन में वेस्टेज तो होता है, 100% एफिशिएंसी तो किसी की भी नहीं है। इसी तरह से बच्चों आपने देखा यहां पर एक रेडिकल बना बीच में आपके सामने, आपने मोर स्टेबल बताया इस रेडिकल को। ये 2 रेडिकल अगर आमने सामने आ गए तो दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। दिस कैन बी ऑल्सो अ प्रोडक्ट। ये 2 रेडिकल भी तो सामने सामने आ सकते थे। 2 रेडिकल सामने है, थोड़ा सा बनेगा 0.5% या 0.2%, बट चांसेस हैं इसके। और तीसरा देख लीजिए, ये सवाल आया हुआ है, विसिनल डाइहैलाइड बन सकता है क्या? किस केस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैंने HBr दिया तो क्या विसिनल डाइहैलाइड बनता है? यस, थोड़ा सा ही सही बनता है एज अ पार्ट ऑफ टर्मिनेशन स्टेप। आप लोगों ने देखा मेरे पास फ्लोराइड बनाने का कोई खास मेथड नहीं आया, मेरे पास आयोडाइड बनाने के भी कोई खास मेथड नहीं आए। तो मेरे को जहां तक देखा जाए ज्यादातर जगह पर मैंने क्लोराइड और ब्रोमाइड ही बनाए। What if I want to prepare fluoride, that too in good quantity, that too with better yield? तो मेरे को क्या करना होगा? Same goes for iodide. आपने देखा आयोडाइड के लिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मेरे को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाने पड़ रहे थे, क्योंकि HI बनता है तो वो रिवर्सिबल कर देता है रिएक्शन को, तो वो दिक्कत आ रही थी, आपने लास्ट उसमें देखा था क्लास में। सो हेलोजन एक्सचेंज क्या है? पहले आप अपनी पसंदीदा मेथड से
क्लोराइड बना के ले आओ। तो मेरी फेवरेट मेथड कौन सी होनी चाहिए? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि उसमें मेरे को प्योरिटी का खर्चा नहीं, रिस्क नहीं कि कोई और कंटामिनेशन होगा उसमें। तो जिस मर्जी मेथड से आप पहले क्लोराइड ब्रोमाइड बना लो, बना लिया आपने, ठीक है, चाहे आप अल्कोहल से बना रहे हो, चाहे आप एल्कीन से बना रहे हो, चाहे आप एल्केन से बना रहे हो, अब तो आप तीनों से बना सकते हो। तो आप बना के लाएंगे और उसके बाद उसको NaI से रिएक्ट कराएंगे। ये NaI क्या करता है? हेलोजन को एक्सचेंज कर देता है। आपको पता है आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दीज टू। ये हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में कर लिया था कि आयोडाइड क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, अपने नेगेटिव चार्ज को चिपका के रखा हुआ नहीं है उसने, वो उल्टा डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये ClBr को किक आउट करके खुद घुस जाएगा, बन गया मेरे पास आयोडाइड, राइट। और ये जो NaX है, अगर मैं ड्राई एसीटोन इस प्रोडक्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी, NaX जो है वो प्रेसिपिटेट होके हम छान के बाहर कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और मेरे पास RI प्योर मिल गया मेरे को। दूसरा मेथड क्या? अच्छा, इस हेलोजन एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? इस वाले को जिसमें आयोडाइड बना रहे हैं, इट्स अ नेम रिएक्शन, फिल्किंस्टीन रिएक्शन, जो बकायदा NCERT में बोल्ड में मेंशन्ड है। अगला फ्लोराइड का भी कोई मेथड चाहिए मेरे को ऐसा ही। अगेन मैं किसी भी मेथड से RX बना के ले आई और मैंने हैवी मेटल के फ्लोराइड को उठाया, जैसे कि AgF, जैसे कि मरकरी के साथ, कोबाल्ट के साथ, एंटीमनी के साथ। हैवी मेटल्स के फ्लोराइड में से कोई भी एक चूज कर लिया, चाहे ये हो, NCERT में ये यूज करके नीचे ये लिखे हुए हैं ये कि आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास फ्लोराइड भी बन गया है। इकलौता मेथड पढ़ा पाई हूं मैं अभी तक आपको फ्लोराइड बनाने का, कि मेरे को इसमें क्या मिल गया? RF। मेरे पास फ्लोराइड बनाने का अभी तक तो कोई मेथड नहीं है, आगे की केमिस्ट्री में और आएगा, आगे के चैप्टर्स में डेफिनेटली आएगा, बट ये मेरे पास नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स। Filkinstein reaction and Schwartz reaction both come under one category, that is halogen exchange. नोट करें इसको। इसके बाद छठी मेथड आपकी नोट्स कॉपी में अगली क्लास में मेरे को चेक करनी है, बुकलेट सबने ली है, उसके अंदर दे रखी है हुंस डायकर बोरोडीन मेथड। बोरोडीन मेथड आप लोग लिख के आएंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं, इसी की तरह कुछ है, मेरे को सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी करनी होगी और खड़े होकर वेट करना होगा, तुम नोट कर लो। तो अगली क्लास में 6th मेथड आपकी कॉपी में खुद से होगा, बोरोडीन मेथड है, वो आप खुद से लिख के आएंगे। अब आप कायरलिटी का मतलब समझेंगे। मैंने ये कायरल वर्ड आपको कोऑर्डिनेशन के टेस्ट में भी दिया और कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में भी दिया है। क्या था तब कायरल का मतलब? अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में आपने देखा था, अगर उसका ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है, उसको आप कायरल कहते हैं। तो मैंने तब ये अपने हाथों का एग्जांपल दिया था कि माय हैंड इज अ कायरल स्पीशीज, क्योंकि इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। और तब भी आपको बताया कई केसेस में आपको रटना ही पड़ेगा, आप हर एक की मिरर इमेज बना के देख नहीं सकते, बिकॉज इट इज 3D। आप 2D देख सकते हो, 3D आपके लिए मुश्किल है। तो अब यहाँ पे कायरलिटी को बहुत ही इजी और बहुत ही अलग तरीके से बताएंगे। कहीं भी आपको ऐसा कार्बन मिल गया ना, कहीं भी कभी भी, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, ABCD चारों डिफरेंट होने चाहिए, चाहे एक हाइड्रोजन और एक ड्यूट्रियम हो, आइसोटोपिक डिफरेंस भी हो चाहे, उस कार्बन को बोला जाता है कायरल। उसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, ना कोई बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहा जाता है। तो NCERT ने भी बड़ी कोशिश कर रखी है ये बताने की, वो बड़ी नाकामयाब कोशिश है, हम भी करें क्लास में तो, कि अगर आपने एक कार्बन ऐसा लिया जिसके चारों के चारों डिफरेंट है, चेक। मैंने ये जो आपके सामने वेज बनाया है, वेज मतलब बाहर की तरफ आने वाला, जो डैश बनाया मतलब वो इस स्क्रीन से पीछे जा रहा है, तो ये आगे की तरफ निकला हुआ है और H पीछे की तरफ। ये जो 4 ग्रुप हैं, आप कुछ भी करके इसकी मिरर इमेज को कैसे भी घुमा लो, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल होता है, आप पूरे को कैसे भी घुमाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि 90 डिग्री घुमा रहे हैं, कुछ ही रोटेशन फॉरबिडन होते हैं, और वो पूरा एक अलग चैप्टर है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसको अब सिलेबस से काट दिया गया। पहले NCERT का चैप्टर होता था, एल्काइल लाइट से पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री एक चैप्टर हुआ करता था पुरानी NCERT में, उसका हेडेक अब आप नहीं लेंगे, सिलेबस से कटा हुआ है। जब भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप इसको सुपर इंपोज नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, आपकी NCERT उस पे एक एस्ट्रिक लगा के भेजती है,
आप देखोगे एस्ट्रिक लगा होगा। एस्ट्रिक मतलब वो कार्बन कायरल है, एस्ट्रिक मतलब वो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह वही बनेगा, वो स्टीरियो सेंटर है, वो एसिमेट्रिक है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, एनाइंशोमर्स देगा। उसकी एक्चुअली में दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। समटाइम पीपल आस्क हम पढ़ क्यों रहे हैं ये डेक्स्ट्रो लीवो, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में क्या काम आता है? अगर आप जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज नॉर्मली आप नहीं चाहे कंज्यूम करते, जो आफ्टर सर्जरी एक ग्लूकोज, नॉट एग्जैक्टली ग्लूकोज, हम लोग आम आदमी उसको ग्लूकोज बोल देता है, वो डेक्स्ट्रोज होता है अगर आप मेडिकल टर्म्स में देखें। तो जो आपको उस वक्त ग्लूकोज या सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज दिया जा रहा है, वो अगर डेक्स्ट्रो वाला देंगे तो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होगा। अगर आपको लीवो वाला डेक्स्ट्रोज दे दिया, आपकी बॉडी में एज इट इज एक्सक्रीट हो जाएगा, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू व्हाट इट शुड डू, बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होगा, यानी इनके बायोलॉजिकल रोल बदल जाएंगे। जस्ट लाइक अगर आपने पानी पिया, क्या आपकी प्यास बुझी? आपकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन आपने जो पानी पिया वो डिस्टिल वाटर पी लिया, तो उस आपकी बॉडी में उस पानी ने वो काम नहीं किया जो उसको करना था। यू विल कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, आप बोतलें भर भर के डिस्टिल वाटर पीते रहिए, यू विल बी डिहाइड्रेटेड। व्हाई? बिकॉज पानी का रोल वो अंदर जाके पूरा नहीं कर सकता, मिनरल्स नहीं जा रहे। सिमिलरली डेक्स्ट्रो लीवो का इतना बड़ा फर्क है, किसी पेशेंट को अगर लीवो डेक्स्ट्रोज लगा दिया, ही और शी कैन नॉट सर्वाइव। ऐसा नहीं कि वो पॉइजन है, जिस इरादे से वो दिया जा रहा है वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये जो मैंने आपसे बात की डेक्स्ट्रोज, ये सब आपका बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है, तो वहां हम इसकी रियल इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो कायरलिटी समझ आ गई क्या चीज होती है? अब अगर मैं कहूं कहीं पर भी अगली क्लास में मेरे को ये ना पढ़ाना पड़े, कहीं पर भी कायरल कार्बन आप देखोगे, तड़ाक से बोलोगे वो एसिमेट्रिक कार्बन है, पूरा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है, उसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। यस, इसमें मेरे को स्टीरियो आइसोमर्स गिनने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन दोनों में से कौन सा कायरल या दोनों कायरल? विच वन इज कायरल, विच वन इज ए कायरल? कायरल का ऑपोजिट होता है ए कायरल। तो अभी देख लेते हैं, ये कार्बन, एक Cl लगा है, एक CH3 लगा है, और इस पूरे को C2H5 बोल दूं, और एक H लगा है, चारों डिफरेंट हैं। यस, एक भी इसके अंदर कायरल कार्बन आ गया तो मैं इसको क्या बोलूंगी? इट्स अ कायरल मॉलिक्यूल। एटलीस्ट वन कायरल कार्बन आई नीड टू बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल एज कायरल मॉलिक्यूल। उसका एनाइंशोमर डेक्स्ट्रो लीवो बनाने के लिए मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, बस। क्या ये कायरल है? यस। इसमें भी अगर आप देखो तो एक H, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये बताइए इसमें कितने कायरल? दिस विल बी एंड ऑफ माय क्लास टुडेज। इस वाले में कितने कायरल कार्बन है? पिक 1 2 3 4, कुल मिला के 4 बनाए, 2। इस कंपाउंड को देख के मुझे आप बताइए, जितना मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूं, क्या इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट दिख रहा है? अगर मैं बीच में कहती मिरर रखा है, आप मान लेते? बिल्कुल उसकी इमेज है नीचे। तो बीच में अब आप देखेंगे बुक्स में, खैर एनसीईआरटी में तो नहीं है, मैं एनसीईआरटी से बाहर निकल गई हूँ क्योंकि मेरे एक्चुअल स्टीरियो केमिस्ट्री में यही सब चीजें आनी है। यूं अगर बना के दे दे तो आप पता लगा लोगे जी एक मिरर बनाया हुआ है। यस, ये तो इसकी मिरर इमेज है, ये तो एग्जैक्टली फोल्ड हो गया। फोल्ड हो गया मतलब ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी ढूंढना है, बीच में शीशा लगा दो, ऊपर और नीचे अगर सेम है तो शीशा है, नहीं है सेम तो शीशा नहीं है। व्हाट इज द जॉब ऑफ मिरर हेयर? टू सी क्या दोनों साइड सेम चीज आई, तो हम कहेंगे ये तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो प्लेन ऑफ, दो कायरल कार्बन होते ही गड़बड़ शुरू। अगर दो कायरल कार्बन है तो आप आंख बंद करके नहीं कह पाओगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको देखना पड़ेगा भाई दो कायरल कार्बन है तो आई नीड टू चेक द कंपाउंड, कहीं उनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अगर दो दो कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी मिली, ड्यू टू ऑफ कोर्स ओनली वन रीजन, दिस, ऐसे कंपाउंड्स को ना मैं डेक्स्ट्रो बोल सकती हूँ ना लीवो, ये तो इसकी तो कोई मिरर इमेज ही नहीं बन रही। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो। डेक्स्ट्रो पता लग गया, लीवो, ये हाथ अगर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो है। अगर कल को अगली क्लास में ऐसी कोई फॉर्म आई तो उसको मैं क्या बोलूंगी? मीजो फॉर्म है। क्योंकि अगली क्लास में मेरे को आपको
कुछ ना कुछ ट्रिक्स देनी है। बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आप सुनेंगे, टैम और कार। जहां हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं 2 ही शब्द चलते हैं, टैम लगा दो, कार लगा दो। तो उस टैम में एम का मतलब क्या होगा? मीजो। तो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, तो टैम में एम का मतलब होगा मीजो, कि ट्रांस एल्कीन पर टैम TAM, ट्रांस एल्कीन पे कोई भी चीज एंटी लगाओगे मीजो बनेगा। TAM ये करेंगे। ट्रांस एल्कीन तुमको पता, एंटी अगली क्लास में मेरे को खोलना है, मीजो में आज ही बता के चल रही हूँ। तो ये टैम अगर मेरे को अगली क्लास में लगाना है तो आई शुड नो मीजो का क्या मतलब होता है। प्लेन रख दो बीच में, ऊपर वाला एग्जैक्टली सिमिलर टू नीचे वाला। इसमें कितने कायरल कार्बन है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो भाई 2-2 कायरल कार्बन हो गए, 2-2 कायरल कार्बन हो गए। ये तो मॉलिक्यूल भी कायरल है, 2 हैं, दोनों के दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे। ये मीजो तो नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसकी 2 फॉर्म्स बनेंगी, डेक्स्ट्रो और लीवो। और अगर दोनों की दोनों बराबर बनेंगी तो मैं क्या बोलूंगी, 50% सोल्यूशन में डेक्स्ट्रो बन के आएगा, 50% लीवो बन के आएगा। दोनों जब बराबर होते हैं तो उसको, उस मिक्सचर को बोलते रेसिमिक मिक्सचर। दोनों बनना मतलब आर। जो कार आएगा मेरी अगली क्लास में, सिस में एंटी लगाओगे तो रेसिमिक मिक्सचर, ट्रांस में एंटी लगाओगे तो मीजो। तो मैं अगली क्लास में अगर आर मांगती हूं आपसे, उसका मतलब एनाइंशोमर्स आएंगे, डेक्स्ट्रो भी इक्वल, लीवो आपस में दोनों इक्वल। जब दोनों आपस में इक्वल होते हैं उसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। आपकी एनसीईआरटी 2 लेक्चर बाद कवर करेगी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तब अलग तरीके से बताऊंगी। आज सिर्फ इतना शॉर्ट में बताया है, इसको अगली क्लास में इतना ही शॉर्ट रखूंगी, चाहे